तरह से भी है कि अगर आप फिश वहाँ से पकड़ के यूज़ करते रहोगे तो वहाँ पे एनवायरनमेंट डैमेज होगा, मीन फिश खत्म हो जाएगी। तो आपने क्या किया, रिप्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज की है। तो ये क्या एक तरह का एथिकल स्टेप किया बिजनेस का, मीन एनवायरनमेंट को डैमेज होने से रोका है आपने। मीन रिसोर्सेज सिर्फ यूज़ नहीं आप कर रहे, आप उनकी रिप्रोडक्शन पे भी फोकस कर रहे हो। सिलेक्शन नंबर 14। और पढ़ रहे थे हम कैप 6 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। कोई टेस्ट हुआ था हमारा, एक टेस्ट नंबर 1। क्या कर रहे हो आप लोग, सीए कर रहे हो? सीए करके क्या करोगे? हाँ, सीए करके क्या करोगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे? क्या क्या लगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे ना? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है? एक सर्टिफिकेशन है, डिग्री नहीं है। क्या है? एक सर्टिफिकेशन है, कोई 5 डिफरेंट फील्ड्स की हाईएस्ट सर्टिफिकेशन इन पाकिस्तान। अकाउंटेंसी की फील्ड की हाईएस्ट सर्टिफिकेशन ये पाकिस्तान में, इससे ऊपर कुछ नहीं है। टैक्स की फील्ड में ये हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ऑडिट की फील्ड में ये हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। बिजनेस कंसल्टेंसी की फील्ड में भी ये एक हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इवन पाकिस्तान में रहते हुए फाइनेंस की फील्ड में भी इससे ऊपर और कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। इनको 5 फील्ड्स की ये हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है, अकाउंटेंसी, टैक्स, ऑडिट, बिजनेस कंसल्टेंसी और फाइनेंस। इन किसी एक फील्ड में आप नहीं जाओगे, आपके पास 5 डिफरेंट फील्ड्स होंगी जिनमें आप आगे मूव कर सकते हो। और इससे ऊपर पाकिस्तान में और कोई ना डिग्री है ना कोई सर्टिफिकेशन है। एक होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक होता है अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे डॉक्टर 2 तरह के होते हैं ना, एक होता है डॉक्टर, एक होता है अच्छा डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? जो हमारे मोहल्ले में बैठा है, जिसके पास जब जाओ वो वेला मोबाइल पे लगा होता है, 30 रुपये उसकी पर्ची है, और मरीज़ कोई आ गया तो उसने चेक करना है और दवाई शवाई दे के, पुड़ियाँ शुड़ियाँ दे के 30 रुपये उसने लेने हैं, और हर वक्त वो अवेलेबल है। एक अच्छा डॉक्टर जो किसी अच्छे हॉस्पिटल में बैठा है, उसके पास जाओ तो अपॉइंटमेंट कहता है 3 से 5 हज़ार मेरी फ़ीस है, और आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी 3 माह बाद की। क्यों? मेरे पास राशि पड़ा है, मरीज़ मरता है मर जाए, मैं 3 माह बाद ही चेक करूँगा। लेकिन उसके बावजूद हम क्या करते हैं, जाके उसे वो 3-5 हज़ार रुपया देते हैं और 3 माह बाद की अपॉइंटमेंट लेते हैं और 3 माह बाद चेक करवाने जाते हैं। करता वो भी क्या है, दवाई लिख के दे देता है। मल्ले वाला क्या है, डॉक्टर 30 रुपये पर्ची वाला। ये अच्छे हॉस्पिटल वाला कौन है? अच्छा डॉक्टर। दोनों ने MBBS किया हुआ। क्या क्या है? दोनों डॉक्टर। इससे चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी कैटेगरीज हैं। एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक है अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठा हुआ है या किसी छोटी मोटी कंपनी में जॉब पे लगा हुआ है, बड़ी मुश्किल से 50,000 से लाख रुपया कमा रहा है। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? जो किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठा हुआ है, जो 10 से 30 लाख तक भी महीना कमा रहा है। डिफरेंस नजर आता है? आप क्या बनना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट या अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या बनना चाहते हो? और जब बनना ही है तो अच्छा बन लो। मसला क्या है? क्या ख्याल है? बन के क्या करना है? पैसे कमाने हैं ना, तो अच्छा बन लो। अच्छा बन के ज़्यादा पैसे कमा लोगे, ज़िंदगी ज़्यादा इंजॉय करोगे। अब अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बना जाए? बिग 4 में एंटर होके। अगर आप आर्टिकल के लिए एंट्री लेते हो कहाँ पे? बिग 4 फर्म्स में। हाँ, छोटी फर्म में जाओगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं। क्यों? अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपके नाम के साथ अच्छी फर्म का टैग होना ज़रूरी है। क्या आपके आर्टिकल कहाँ से हुए हैं? अच्छी फर्म से। और ये बिग 4 है ना, सिर्फ पाकिस्तान में बिग 4 नहीं है, ये पूरी दुनिया में बिग 4 है। मीन पूरी दुनिया की जो टॉप फर्म है वही बिग 4 पाकिस्तान में भी टॉप पे है। जिसमें पहले नंबर पे दुनिया में देखा जाए तो डेलॉयट है, पाकिस्तान में उसका शायद नंबर बहुत लोअर है। उसके बाद PwC जो फर्गूसन है पाकिस्तान में, प्राइस वाटर हाउस एंड कूपर, उसके बाद KPMG और EY।
ये 4 क्या हैं? बिग 4। इनमें अगर आप गए तो इनके पास हैं क्लाइंट जो वो अच्छी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों अच्छी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? किसी अच्छी टॉप फर्म से ऑडिट करवाएंगी ना, तो इनके क्लाइंट कौन है? अच्छी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनसे अगर आप निकलोगे तो आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी? मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी देखती हैं कि आपके आर्टिकल हैं किस फर्म से। ये जो बाकी छोटी फर्म्स हैं इनके पास मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट नहीं है, इनके पास छोटी छोटी साजा माजा गामा कंपनीज हैं। और अल्टीमेटली वहाँ से निकल के आप फिर कहाँ जाओगे? इन्हीं साजा माजा गामा कंपनीज। और फिर क्या बनोगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, क्या कह रहा है? बिग 4 में कैसे एंटर होना है? बिग 4 में कैसे एंटर होना है? उनका क्राइटेरिया है कि अगर आपने 4 अटेम्प्ट में AFC प्लस कैफ कवर किया हुआ है तो आप आओ, वरना दरवाजे के अंदर पाँव नहीं रखना, दफ़ा दूर हो जाओ। पहला क्राइटेरिया तो ये है उनका कि 4 अटेम्प्ट में AFC प्लस कैफ होना चाहिए। और क्या हुआ? कॉम बहुत ज़्यादा ऐसी आना शुरू हो गई। 4 क्या, यहाँ पे 3 अटेम्प्ट में AFC प्लस कैफ वाले बच्चे आना शुरू हो गए। क्या कह रहा है? पहले 6 माह के अंदर क्या किया? AFC भी कर ली, साथ क्रैश बैच में 2 पेपर भी पास कर लिए, उसके बाद आगे 4 पेपर दिए, आगे 3 पेपर दिए, 1.5 साल में AFC प्लस कैफ। तब उनके पास इतनी सीटें नहीं जितने बंदे आ गए, क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं, मेरिट पे पूरे उतर रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया? फजूल ग्राउंड्स पर बच्चों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। एक बच्चा 1.5 साल में AFC कैफ कवर करके गया, इंटरव्यू में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि तेरी ये जो दाढ़ी है बड़ी वियर्ड सी है, हम नहीं तुझे रख सकते। एक बच्चा इंटरव्यू में गया, उसे रिजेक्ट कर दिया कि तूने ड्यूरिंग इंटरव्यू एक भी इंग्लिश का वर्ड नहीं बोला, तुम्हारा लेवल नहीं है। एक बच्चा इंटरव्यू देने गया, उसे कहते तुझे तो पता ही नहीं इंटरव्यू का ड्रेस क्या होता है, तू जीन्स और ट्रेनर पहन के आ गया। एक बच्चा इंटरव्यू देने गया, 3 अटेम्प्ट में कैफ कवर करके, कहते तेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तुझे तो बात करना नहीं आती, तो काम रहा था। कभी आपने देखा है ये जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं, ड्रामा फिल्मों में नजर आते होंगे ना, सूटेड बूटेड, और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज, डिफरेंस नजर आता है इनमें? वो शलवार कमीज़ें चप्पलें पहन के बैठे हुए हैं, इतने इतने पेट उन्होंने निकाले हुए हैं, सारे गंजे हैं, बाल छाल पता नहीं बनाए हुए हैं नहीं बनाए हुए, और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज सूटेड बूटेड। ये जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये अपने अंदर उन्हीं लोगों को ही इंक्लूड करेंगे जो उन जैसे दिखते हैं। अगर आप शलवार में चप्पल पहन के चले जाओगे ना, वो आपको अपने अंदर नहीं बिठाएंगे। क्यों? इन्होंने दुनिया के आगे रिप्रेजेंट करना होता है आपको कि मेरा एम्प्लॉय है। तो अगर आप रिप्रेजेंट करने के काबिल हो तो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, अपने अंदर रखेंगे। अगर आप इस काबिल नहीं हो पर्सनैलिटी वाइज के उनमें रच बस जाओ तो आपको अपने अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। दिस मीन अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, अच्छी फर्म में एंट्री के लिए, अच्छी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री के लिए हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, उन जैसी अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी है। पर्सनैलिटी वैसी नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, बेशक आपके पास जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन, जितनी मर्जी आपने पढ़ा हुआ है। क्या कहला? नहीं सिर्फ 3-4 टाइम में कैप कवर कर लेना अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आप ज़रूरी नहीं है। बिग 4 पूरी दुनिया में बिग 4 हैं, उनका एक लेवल है, उनके एम्प्लॉयज़ का एक लेवल है। तो अपने अंदर इंक्लूड करने के लिए वो आपकी पर्सनैलिटी को भी आप देखते हैं कि क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको हम मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइंट पे ऑडिट पे भेज सकें। क्यों? क्लाइंट क्या देखेगा, ये क्या बिग 4 से स्टाफ आ रहा है। क्या कहना? तो जब बनना ही है तो क्या बन लो? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन लोग आपको देखें और देखें कि वाकई पढ़ा लिखा आदमी है, रादर देन क्या आप उसे बताना पड़े यार मैं सीए हूँ, ना कर। ऐसे नहीं हो सकता। क्या कहला? इसलिए सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी थोड़ा काम करो, और वो अभी से करो। कुछ लोग सोच रहे होंगे जब टाइम आएगा देखा जाएगी, और जब टाइम आता है पता है क्या होता है? सुबह इंटरव्यू होता है, रात को स्टूडेंट को पता चलता है मेरे पास टाई नहीं है। सुबह इंटरव्यू बगैर टाई के दे के आता है और फेल करके आता है, और आके क्या कहता है? मेरे पास सिफारिश नहीं थी। सुबह इंटरव्यू होता है, रात को इसे पता चलता है मेरे पास ड्रेस पैंट नहीं है, ड्रेस शर्ट नहीं है, ड्रेस शूज़ नहीं है। 2 से मांगता है, वो पूरे नहीं आ रहे होते, उस बार रंगीला बन के इंटरव्यू देने चला जाता है और फेल करके आता है, और आके क्या कहता है? मेरे पास सिफारिश नहीं थी। ये नहीं देखता कि मैं रंगीला बन के गया था वहाँ पे। और वो रंगीलों को नहीं रखेंगे, वो अल्टीमेटली ऐसे लोगों को ही रखेंगे जो उन जैसे दिखते होंगे। क्यों? उन्होंने दुनिया के आगे रिप्रेजेंट करना है, उनका एक लेवल है, उनके एम्प्लॉइज़ का, उनके स्टाफ का एक लेवल है। वो लेवल की पर्सनैलिटी अगर आपकी नहीं है, बेशक आपने 3 अटैम्प्ट में कैफ कवर कर लिया है तो कोई तीर नहीं मार लिया। इसलिए वो चीज़ें भी आपको साथ साथ अभी से अडॉप्ट करनी हैं,
तब अडॉप्ट कर लेंगे जब टाइम आएगा। तब जब अडॉप्ट करते हो तो रंगीले बन के जाते हो और आर्टिफिशियल लगते हो, पकड़े जाते हो। वो चीज़ें अभी से अडॉप्ट करोगे तो पर्सनैलिटी का पार्ट बनेंगी और कल को उस टाइम पे आपकी पर्सनैलिटी में वो नेचुरल लगेंगी, अडॉप्टेड होंगी, रंगीले नहीं लगोगे। क्या ख्याल है? तो क्या बनना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट या अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ही तो अच्छा बन लेते हैं, क्या मसला है? क्या ख्याल है? सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ मंथ में एक दिन, मंथ में सिर्फ एक दिन हम अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कुछ कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे? मंथ में एक दिन हम सब लोग क्लास में प्रोफेशनल ड्रेस में आया करेंगे। नो जीन्स, नो ट्रेनर्स, नो टी शर्ट्स, नो कैप्स ऑन हेड, नो चप्पल्स, ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट, ड्रेस शूज विद अ टाई, सिर्फ मंथ में एक दिन। क्या ख्याल है? अपने आप को फील करवाने के लिए कि हम कुछ बनने जा रहे हैं। जब तक वो एक चीज़ के अंदर फील नहीं ना होगी, वो चीज़ कभी भी अचीव नहीं होगी। ये चलो अपने आप को नहीं तो घर वालों को दिखाने के लिए कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं और उसका कोई लेवल है, रादर देन जैसे कपड़ों में रात को सोए हैं, सुबह वैसे ही उठ के चप्पल पहन के बगैर मुंह धोए क्लास में आ जाते हैं। क्या ख्याल है? सो मंथ में एक दिन हम सब लोग प्रोफेशनल ड्रेस में आया करेंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में पैंट शर्ट पहनी नहीं, ये तो शायद इस्लाम में हराम है। कुछ लोग कहते होंगे टाई लगाना इस्लाम में हराम है, वो क्रिश्चियन की स्लीव बन जाती है। तो उनकी बिलीव्स रिलीजियस अगर कोई हैं तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होंगी। तो वो क्या करें, शलवार कमीज़ के ऊपर कोई वेस्टकोट पहन लें, चप्पल उतार के कोई बंद शूज़ पहन लें, थोड़ा मुंह धो के आ जाएँ, थोड़ा बना के आ जाएँ, मीन जितना को प्रोफेशनल हो सकता है उतना लग के आ जाएँ। फीमेल प्लीज़ आप लोगों ने पैंट शर्ट नहीं पहननी, मेहरबानी आप लोगों की, ठीक हो गया? पता चले यहाँ पे पैंट शर्ट पहन के सारी आई हैं और मौलवी इज़म यहाँ पे जगा हुआ है। तो प्रोफेशनल लेडीज़ जैसे होती हैं। तो मंथ में एक दिन हम सब लोग प्रोफेशनल ड्रेस में आया करेंगे। ऑनलाइन वालों आप लोग भी मंथ में एक दिन प्रोफेशनल ड्रेस में बैठ के लेक्चर अटेंड किया करोगे, रादर देन बगैर मुंह धोए उठ के बैठ जाते हैं लैपटॉप खोल के। सो कौन सा डे होगा वो? फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ, चाहे वो 2 तारीख को आए, चाहे वो 5 को आए, चाहे वो 4 को आए, फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ हम सब लोग प्रोफेशनल ड्रेस में आया करेंगे। किस लिए? अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। मंथ में एक दिन सिर्फ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पूरे सेमेस्टर में वो 3 दिन आप इंसान बन के आओगे क्लास में। मुझे भी लगेगा कि मैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्लास को पढ़ा रहा हूँ रादर दैन बीए की क्लास को पढ़ा रहा हूँ। ठीक हो गया? किसी के मसले मसाइल हो तो उसे मैनेज कर लेना। सो फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ डिसाइडेड हो गया कि हम सब लोग प्रोफेशनल ड्रेस में आया करेंगे। कोशिश करें अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर अभी से ही काम करना शुरू कर दें। पेपरों के बाद छुट्टियाँ होती हैं 2-3 वीक, कोशिश क्या करें इसमें कोई इंग्लिश लैंग्वेज की एकेडमी, कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया करें। क्यों? इंग्लिश पढ़ने से नहीं आती, बोलने से भी नहीं आती, इंग्लिश एनवायरनमेंट में जाने से आती है। जब एक इंग्लिश एनवायरनमेंट में जाओगे जहाँ पे लोग सारे अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, फिर अंग्रेज़ी बोलना आएगी। आप पढ़ जितना मर्जी लो, जब तक वो एनवायरनमेंट में जाके बोलोगे नहीं, बोलना कभी भी नहीं आएगी। और ये ज़रूरत है आने वाले वक्त की, अगर आपने अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो। हाँ, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो फिर जैसे मर्जी फिरते रहो, कोई मसला नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के क्या करोगे? बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करोगे और दुनिया को बताना पड़ा करेगा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। लोग कहेंगे ना कर यार, हो नहीं सकता। क्या ख्याल है? जब बनना ही है तो क्या बन लेते हैं? अच्छा बन लेते हैं, क्या जाना है, ज़्यादा पैसे कमा लोगे। वापस आगे कोई टेस्ट हुआ था हमारा, चैप्टर तो हमने अभी तक कोई नहीं देखे। कोई 3 टॉपिक थे हमारे पास, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस और पोजीशनिंग एनालिसिस। इन सिंपल वर्ड स्ट्रेटजिक एनालिसिस का हमारा टेस्ट था। और ये जो लोग छुट्टियां करते हैं प्लीज़ कोशिश करें, अगर छुट्टी ना हो तो ज़िंदगी बड़ी आसान रहेगी। छुट्टियां करके भी वैसे तो ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी क्योंकि वो टॉपिक आपकी ज़िंदगी में रहेगा नहीं, लेकिन अगर पेपर में आ गया तो फिर कसूर टीचर का बन जाना है। क्यों? टीचर आपको घर पढ़ाने नहीं आया था। तो कोशिश करें अगर छुट्टियां अवॉइड हो जाएं। सो टेस्ट है हमारे पास, कोई 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 1 फॉर 6 मार्क्स, क्वेश्चन 2 फॉर 6 मार्क्स और क्वेश्चन 3 फॉर 8 मार्क्स। ये 20 मार्क्स का टेस्ट था। तीनों क्वेश्चन कंपलसरी थे जो आपको अटेम्प्ट करना थे। और एक क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फॉर 6 मार्क्स। एक्सप्लेन हाउ SC's प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज ऑफर वैल्यू टू द कस्टमर टू अचीव द कंपैरेटिव एडवांटेज। क्या करना आपने? बिजनेस की प्राइमरी
एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपने आइडेंटिफाई करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये बिज़नेस के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव हैं। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहाँ से निकली, एक पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल से, क्या कह रहा है, और अकॉर्डिंग टू पोर्टर्स वैल्यू चेन का मतलब क्या है, एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। और अकॉर्डिंग टू पोर्टर एक बिजनेस की वैल्यू चेन में कोई 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं और कोई 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं। और इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछी है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो क्या थी, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, और लास्ट क्या था, सर्विसेज। क्या मतलब था इनबाउंड लॉजिस्टिक का, हाउ इनपुट्स आर हैंडल्ड मीन मटेरियल की बाइंग, परचेजिंग, उसकी डिलीवरी बिजनेस में कैसे आती है, आइदर सप्लायर देता है या हम लेके आते हैं, और उसकी स्टोरेज हैंडलिंग मीन उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, ऑपरेशंस, कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, कि हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मीन हमारा प्रोडक्शन मेथड क्या है, आइदर लेबर इंटेंसिव है या फिर मशीन इंटेंसिव है। और आउटबाउंड लॉजिस्टिक, आउटपुट्स आर हैंडल्ड मीन फिनिश गुड्स को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, या डिलीवरी मीन कस्टमर को डिलीवर कैसे करते हैं, आइदर खुद से या किसी डिलीवरी कंपनी के थ्रू। मार्केटिंग एंड सेल्स, कस्टमर को हम अट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं या परसुएड कैसे करते हैं। और साथ क्या हमारा सेल चैनल, मीन हम सेल कैसे करते हैं, आइदर आउटलेट स्टोर के थ्रू, फोन ऑर्डर के थ्रू या फिर वेबसाइट ऑर्डर के थ्रू। सर्विसेज क्या थी, आफ्टर सेल सर्विसेज लाइक वारंटी, रिपेयर, हेल्पफुलनेस, इंस्टॉलेशन या ट्रेनिंग ऑफ कस्टमर एम्प्लॉयज। सबने क्या करना है, यहाँ से प्राइमरी वैल्यू चेन जो है वो एक्सप्लेन करनी है कि कैसे ये कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प दे रही है। सो स्टार कॉफी SC इज अ US बेस्ड चेन ऑफ हाई एंड कैफेज। It has 63 state-of-the-art cafes, mostly in the commercial areas of the country to target office workers. तो कंपनी के क्या है, कॉफ़ी शॉप्स हैं या कैफ़े हैं लाइक सेकंड कप या ग्लोरिया जीन्स टाइप, हाई क्लास। So every year in October, SC order freshly harvested and processed coffee cherries from several growers in Guatemala, a place that is well known for its coffee industry and offers benefits of labor arbitrage. तो बिजनेस क्या करता है, अक्टूबर में कॉफ़ी ग्रोअर्स जो हैं ग्वाटामाला में, वहाँ से क्या करता है, कॉफ़ी चेरीज जो है वो क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। ठीक है, इनबाउंड लॉजिस्टिक की ऑर्डरिंग कर रहे हो आप, क्या कॉफ़ी चेरीज की, कहाँ से, ग्रोअर्स इन ग्वाटामाला से। Along with the payment for cherries, SC pays the growers to book premium shipping agents who can deliver the cherries to SC warehouse in the US. और डिलीवरी कौन देता है, सप्लायर जो है वो क्या करते हैं, कंपनी के वेयर हाउस इन द US में डिलीवर करते हैं। हाँ, उसकी पेमेंट कौन करता है, वो SC खुद ही पेमेंट करती है। क्या करती है, भी क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक। When the shipments arrive, SC workers run quality check to keep only the best quality cherries and return the rest back to the growers. और आप क्या करते हो, क्वालिटी चेक भी परफॉर्म करते हो, और जो चेरीज क्वालिटी चेक मीट नहीं कर रही वो आप क्या कर देते हो, रिटर्न बैक कर देते हो। ये कहाँ पे लिखेंगे, इनबाउंड लॉजिस्टिक में या ऑपरेशंस में, इनबाउंड लॉजिस्टिक या ऑपरेशंस। इनबाउंड लॉजिस्टिक मीन हैंडलिंग उसकी कैसे कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, क्वालिटी चेक भी परफॉर्म कर रहे हो, मीन इंश्योर कर रहे हो कि बेस्ट क्वालिटी मटेरियल ही हमारे बिजनेस में एंटर होना चाहिए। So SC keeps the cherries in a highly well maintained large storage facility at the warehouse to ensure they stay safe, fresh as long as possible and are carefully sent to the cafes when required. तो कंपनी क्या कर रही है, उसके बाद उसे स्टोर कर रही है और एक अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी अरेंज कर रही है ताकि कॉफ़ी चेरीज जो हैं वो क्या रहें, फ्रेश रहें, ताकि आगे कैफ़ेज़ में फ्रेश चेरीज प्रोवाइड की जा सके, इसलिए ताकि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की फ्रेश कॉफ़ी प्रोवाइड की जा सके। तो यहाँ पे हमें कोई 3-4 पॉइंट मिल गए किसके, इनबाउंड लॉजिस्टिक है। और साथ उसने कहा कि आपने ये भी बताना है कि कैसे कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव कर रहे हैं, तो क्वालिटी चेक आप परफॉर्म कर रहे हो, फिर आप शिपिंग जो है वो अच्छी अरेंज कर रहे हो ताकि रास्ते में भी डैमेज ना हो, जिससे कंपैरेटिव एडवांटेज में बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा। और फिर आप क्या कर रहे हो, फ्रेशली जो है वो उन्हें स्टोर भी कर रहे हो ताकि डिफरेंट कैफेज में, शॉप्स में जो है वो अपने स्टोर से जो है वो फ्रेश चेरीज डिलीवर की जा सके। ईच SC cafe is equipped with roasters and grinders. The roasting process is quite complex, but the grinding process is fairly simple.
मीनू कॉफ़ी की चेरीज ला के उसके बाद उन्हें क्या किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, मीन भुना जाता है, और उसके बाद उनको क्या किया जाता है, ग्राइंडर में डाल के उनका पाउडर बनाया जाता है ताकि वो कॉफ़ी बनाई जा सके उसे। तो ये क्या है, ऑपरेशंस हैं, मीन चेरीज की रोस्टिंग और उसकी ग्राइंडिंग। As soon as the cherries arrives at the cafe, they are checked for freshness and roasted into coffee beans according to SC's specific requirement. तो क्या किया जाता है, चेक किया जाता है उसकी फ्रेशनेस को क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि फ्रेश चेरीज ही आगे रोस्ट की जा सके, और उसके बाद उनको क्या किया जाता है, रोस्ट करके कॉफी बीन्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये भी क्या है, ऑपरेशंस। द कॉफी बीन्स कैरी अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ एंड आर केप्ट एट स्मॉल स्टोर्स इन द कैफे। ये भी क्या है, कॉफी बीन्स जो हैं उनको भी आगे स्टोर किया जाता है, तो ये भी ऑपरेशन का पार्ट है। टू ब्रिंग जस्ट द राइट फ्लेवर्स, द कॉफी बीन्स आर क्रश्ड बाय ग्राइंडर्स राइट व्हेन दैट परफेक्ट कप ऑफ कॉफी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। और जब कस्टमर से ऑर्डर रिसीव होता है तो आप क्या करते हो, कॉफी बीन्स के थ्रू कॉफी जो है वो फ्रेशली प्रिपेयर करते हो। कैसे, उन कॉफी बीन्स को ग्राइंडर करके पाउडर बनाते हो और उससे फौरी आप क्या करते हो, कॉफी बना के देते हो। मीन पाउडर भी आप पहले बना के नहीं रखते, ताकि फ्रेश जो है वो कॉफी पाउडर के थ्रू कॉफी प्रिपेयर की जा सके। ये भी क्या है, ऑपरेशंस। SC टेक्स प्राइड इन इट्स प्रोप्राइटरी क्वालिटी कंट्रोल, रोस्टिंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस एंड मार्केट्स देम बाय पुटिंग इम्प्रिंट्स ऑन कप्स। तो कंपनी क्या करती है, कप्स जो हैं वो इम्प्रिंट्स हैं किसके साथ, कंपनी के लेबल के साथ। तो ये शायद मार्केटिंग की बात आ जाएगी। प्लेसिंग अट्रैक्टिव पोस्टर्स ऑन कैफे वॉल्स एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ थ्रू देयर कस्टमर, और कंपनी कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, कैसे, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ या फिर अट्रैक्टिव पोस्टर्स के थ्रू। ये भी क्या है, मार्केटिंग। SC इज एक्सट्रीमली पर्टिकुलर अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस एट द कैफेज। इट ओनली हायर्स एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, maintains the cafes in immaculate condition, has a credible loyalty program and provide a free use of Wi-Fi, newspaper and magazine। ठीक है, सर्विसेज हैं, फ्री यूज ऑफ वाईफाई आप प्रोवाइड करते हो कैफेज में, न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड करते हो, मैगजीन प्रोवाइड करते हो। तो ये क्या है, सर्विसेज है। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक हमें ऊपर से कुछ 4 बातें मिल गई कि आप ऑर्डर प्लेस करते हो कहाँ पे, ग्वाटामाला में, जहाँ पे आप क्या करते हो, फ्रेश कॉफ़ी चेरीज जो है वो बाय करते हो डिफरेंट हार्वेस्टर से। उसके बाद आपको डिलीवरी जो है वो सप्लायर जो है वो अरेंज करके देता है, सिक्योर डिलीवरी, ताकि आपकी बिजनेस प्रीमिसेस तक, वेयर हाउस तक जो है वो फ्रेश चेरीज प्रोवाइड की जा सके। फिर आप क्या करते हो, उन चेरीज को स्टोर करते हो अपने वेयर हाउस में ताकि फ्रेशनेस को मेंटेन किया जा सके। और फिर आप क्या करते हो, जब चेरीज आपको रिसीव होती हैं तो उनका क्वालिटी चेक भी परफॉर्म करते हो और बैड क्वालिटी आप रिटर्न कर देते हो। ऑपरेशन की बात करें तो आप क्या करते हो, रोस्ट करते हो चेरीज को और उसके बाद उन्हें ग्राइंडर करते हो वाइल मेकिंग कॉफी। और आप क्या करते हो, रोस्ट करने से पहले भी उनकी फ्रेशनेस जो है वो चेरीज की इंश्योर करते हो। और आउटबाउंड लॉजिस्टिक में कोई बात आएगी, ये जो कॉफी बीन्स आपने रखे हैं ये एक तरह की फिनिश गुड्स आपकी यही है। क्या ख्याल है, जैसे कस्टमर से ऑर्डर मिलता है तो आप क्या करते हो, बीन निकाल के मशीन में डालते हो और वो ग्राइंडर होके साथ ही क्या बन जाती है, कॉफी बन जाती है। तो ये क्या है, आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक है कि कॉफ़ी बीन्स को आप जो है वो शेल्फ में क्या करते हो, स्टोर करते हो। या डिलीवरी भी इसमें क्या होती होगी कि कस्टमर अगर कोई आता है तो क्या करता है, टेक अवे करता होगा कॉफ़ी, या डाइन इन, वो कोई ऐसा डिटेल बताई नहीं गई, लेकिन फिर भी आप मेंशन कर सकते हो कि आप कस्टमर को कैसे डिलीवर करते हो, ऑन टेबल डिलीवर करते हो, या कस्टमर क्या करता है, थ्रू टेक अवे जो है वो खुद डिलीवरी लेता है। और उसके बाद मार्केटिंग की हमें बात नजर आ गई कि आप क्या करते हो, मार्केटिंग करते हो कैसे, पोस्टर्स लगा के, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ या इम्प्रिंट्स ऑन द कप्स। और आफ्टर से सब चीज़ हमें मिल गई कि आप कस्टमर को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, लॉयल कस्टमर बनाने के लिए वाईफाई फ्री प्रोवाइड कर रहे हो, न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर रहे हो और मैगजीन प्रोवाइड कर रहे हो, कहाँ पे, अपने कैफेज में। क्या कह रहा है, कोई 500 हेडिंग के अंदर डाटा लिखा जा सकता है। हाँ, इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर काफ़ी डाटा था और अगर 6 नंबर हैं तो इसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक के 2 नंबर होंगे, बाकी सबका एक नंबर मिला के यूँ 6 नंबर कंप्लीट होंगे। क्यों, इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर कुछ 4 बातें आ गई हैं। एक और क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उसने साथ ये बोला है कि आपने क्या करना है, कंपैरेटिव एडवांटेज बताना है, लेकिन वो जो ऑपरेशन पहला है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। बाय करने के बाद आप हैंडलिंग कैसे करते हो। इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या थी, मटेरियल की बाइंग, उसकी डिलीवरी, उसकी स्टोरेज और उसकी हैंडलिंग। तो वो जो आप क्वालिटी चेक वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो किसके, चेरीज के, वो क्या है, हैंडलिंग। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक। हाँ, यहाँ पे जब आप जो है वो क्वालिटी चेक परफॉर्म कर रहे हो तो वो ऑपरेशन हो गया किसकी, कॉफ़ी चेरीज की, ठीक हो गया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वो जो रोस्ट करके कॉफ़ी बीन्स जो है वो शेल्फ पे स्टोर कर रहे हो, हाउ आउटपुट्स आर हैंडल्ड।
मीन ऑपरेशन के बाद जो आप कॉफ़ी बीन्स स्टोर कर रहे हो वो क्या है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, और साथ आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आती है डिलीवरी। तो डिलीवरी यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं कि कस्टमर क्या करता है, थ्रू टेक अवे डिलीवरी लेता है, या आप डिलीवर करते हो ऑन टेबल्स, क्यों कैफ़े हैं आपके तो टेबल पे भी आप डिलीवर करते होगे। क्या कहला, बाकी कोई डिटेल थी नहीं कि कस्टमर कोई फ़ोन पे भी ऑर्डर करता है या कोई वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर करता है, तो ऐसी कोई डिटेल थी नहीं। मार्केटिंग की बातें 2-3 हमें नज़र आ गई, सर्विस की बातें नज़र आ गई। मीन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आइडेंटिफाई करना कि वहाँ पे क्या बातें करोगे। तो जो कॉफ़ी बीन्स हैं उनको स्टोर करना, लाइक फिनिश गुड्स को स्टोर कर रहे हो, तो ये क्या है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। और उसके बाद आप डिलीवर करते हो कैसे, थ्रू टेक अवे कस्टमर डिलीवरी लेता है, या फिर ऑन टेबल आप कस्टमर को डिलीवर करते हो ऑन योर कैफेज, तो ये क्या है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। बाकी चीज़ें क्लियरली मेंशन है इस क्वेश्चन के अंदर। एक क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा हमें, फॉर 6 मार्क्स यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैरी आउट अ स्वॉट एनालिसिस फॉर द एजी ग्रुप। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, जरा खुद से एक दफ़ा आइडेंटिफाई करेंगे। कल वैसे टेस्ट में भी आइडेंटिफाई किया होगा, अभी थोड़ा फ्रेश माइंड के साथ दोबारा से आइडेंटिफाई करें। इंटरनल अच्छी बातें स्ट्रेंथ, इंटरनल गंदी बातें वीकनेसेस, और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव थ्रेट्स। जी 6 मार्क्स हैं तो हमें एटलीस्ट 6 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं अंडर 4 हेडिंग्स, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। So the AZ Group is one of the world's leading pharmaceutical companies. It was created 5 years ago by merger of entity A with entity Z. तो दो बिजनेस के मर्ज करने से ये बिजनेस बना। The group's operations are based mainly in Western Europe and North America. The North American market currently accounts for 40% of world's sale for pharmaceutical companies. मीन दुनिया की जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस की सेल है उसका 40% कहाँ पे होता है, नॉर्थ अमेरिका में। दिस मीन आप जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हो वहाँ की डेमोग्राफी जो है, डेमोग्राफी मीन टाइप ऑफ सोसाइटी, आपके बिजनेस की टाइप ही है। क्या कह रहा है, नहीं पूरी दुनिया की जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की सेल है उसका 40% सेल कहाँ पे होती है, नॉर्थ अमेरिका में। मीन नॉर्थ अमेरिका में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, मीन का यूजेज बहुत ज़्यादा है और आप वहीं पे ऑपरेट कर रहे हो। दिस मीन डेमोग्राफी मीन टाइप ऑफ सोसाइटी जो है वो आपके बिजनेस के लिए क्या है, पॉजिटिव है, जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। तो इसको हम लिख सकते हैं अपॉर्चुनिटी पे। क्या कह रहा है, सोशल फैक्टर। In the past 2 or 3 years, AZ has been involved in clinical trials in countries in South America and Asia aimed at developing new medical drugs. तो कंपनी क्या कर रही है, क्लिनिकल ट्रायल्स में इन्वॉल्व है, मीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है नए ड्रग्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। और इसके थ्रू क्या होंगे, नए ड्रग्स जब इंट्रोड्यूस होंगे तो बिजनेस को कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प मिलेगी। तो ये हम कहाँ पे लिखेंगे, स्ट्रेंथ। इंटरनल बात है, अच्छी बात है कि कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्वमेंट शो कर रही है, पैसा लगा रही है। These countries were selected because regulatory control over medical research are less stringent than in the US, Canada और Western Europe। और ये कंट्रीज क्यों सिलेक्ट किए गए हैं कि वहाँ पे लॉ रेगुलेशन क्या है, लीनियंट हैं एज कम्पेयर टू यूएस। तो ये लॉ रेगुलेशन लीनियंट होना क्या होगा, आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। तो ये क्या है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी। The group has suffered some setbacks in its business in the past 12 months. इन कुछ मसले भी फेस करना पड़े पिछले 12 months में। क्या, there have been serious concern among the public and the medical profession about the safety of one of AZ's most successful drug, Carora.
मीन कोई सेफ्टी फीचर जो है वो शायद अच्छे नहीं है इसकी एक प्रोडक्ट कैरोरा के। A new drug developed by AZ failed to obtain regulatory approval in the US. Approval is needed from the national regulator before it can be sold in the market. तो एक ड्रग की अप्रूवल जो है वो फेल हो गई है। क्यों फेल हो गई है? शायद क्वालिटी अच्छी नहीं थी या आपने स्टैंडर्ड जो है वो मीट नहीं किए, तो सूरत में आपको क्या अल्टीमेटली लॉस बेयर करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का, और ये लॉसेस आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ पे लिखेंगे ये? इंटरनल मसला, मीन स्टैंडर्ड उसने अप्रूवल के मीट नहीं किए। क्यों? आपने शायद प्रोडक्शन उसकी प्रॉपर नहीं की। Another new drug that AZ has been developing has had disappointing clinical trials. एक और प्रोडक्ट जो है उसके क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो डिसअपॉइंटिंग है। मीन वहाँ पे भी शायद आपने केयर नहीं की, पैसा क्या, टाइम क्या किया है, वेस्ट किया है, और उसके टाइम और मनी की वेस्टेज जो है वो आपकी पोजीशन को वीक कर सकती है। तो ये भी क्या है? एक और वीकनेस। Clinical trials are carried out before further testing and application to the national regulators for approval. Research and development spending accounts for a substantial proportion of total annual expenditure of the AZ group. मीन R&D पे आप बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा लगा रहे हो, एंड अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज और अदर फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, और वहाँ से अल्टीमेटली क्लिनिकल ट्रायल्स भी अप्रूव नहीं हो रहे, आपकी रेगुलेशन भी मीट नहीं हो रही। तो दिस मीन शायद अच्छी आपकी जो है वो R&D नहीं हो रही, अच्छी डेवलपमेंट्स नहीं हो रही, तो ये भी बिजनेस पोजीशन को अफेक्ट कर सकती है। तो ये भी क्या है? वीकनेस। तो एक स्ट्रेंथ थी बिजनेस की, सोशल फैक्टर पॉजिटिव था, वो तो अपॉर्चुनिटी थी। स्ट्रेंथ क्या थी बिजनेस की? R&D में आप जो है वो पैसा लगा रहे हो, मीन R&D कर रहे हो, तो ये स्ट्रेंथ थी। लेकिन मसले क्या निकले? R&D का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है आपका, जो फाइनेंशियल क्राइसिस में लेके जा सकता है आपको। आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्लिनिकल ट्रायल जो है वो मीट नहीं कर रही, मसला था ये। और आपको जो है वो रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो US में नहीं मिली, और नेशनल रेगुलेटर्स बिफोर इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, और अप्रूवल चाहिए थी मार्केट में सेल करने से पहले। तो ये भी क्या है? वीकनेस है। कोई थ्रेट है इसके अंदर? उसने कहा कि ठीक है, आप जहाँ पे जाके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पे तो लॉ रेगुलेशन लीनियंट है, लेकिन आपके अमेरिका के अंदर जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे लॉ रेगुलेशन क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और स्ट्रिक्टनेस की बेस पर आपकी कुछ प्रोडक्ट्स की अप्रूवल भी नहीं हुई। तो इस तरह के अगर लॉ रेगुलेशन और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो उनकी नॉन कंप्लायंस की सूरत में बिजनेस पोजीशन अफेक्ट हो सकती है। इसको हम थ्रेट में लिख सकते हैं। मीन ओवरऑल अगर लॉ रेगुलेशन अमेरिका के देखा जाए तो वो क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और अगर थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट होते हैं तो सूरत में बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने में हर्डल प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। या वो जो अप्रूवल नहीं हुई प्रोडक्ट की, उसको भी अगर आप वीकनेस की बजाय थ्रेट में लिखना चाहो तो थ्रेट में भी लिख सकते हो। लाइक एक तरह का पॉलिटिकल फैक्टर आपके लिए क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्या ख्याल है? तो एक स्ट्रेंथ थी, दो वीकनेसेस थी, दो अपॉर्चुनिटीज थी, और एक हमारे पास थ्रेट था। टोटल हमने 6 पॉइंट बनाने हैं, शायद बन जाएंगे। थोड़ा औखा क्वेश्चन था, क्या कह रहा है? लेकिन 6 नहीं, कुछ 4 नंबर तो इजीली लिए जा सकते हैं। क्या कह रहा है? कुछ 4 नंबर तो इजीली लिए जा सकते हैं। मीन फेल नहीं हो सकता ये क्वेश्चन, पास फिर भी किया जा सकता है। पास करने के लिए हमें एग्ज़ाम पेपर में 3 पॉइंट चाहिए, हमारी क्लास में पास करने के लिए हमें 4 से 5 पॉइंट चाहिए, क्योंकि क्लास में हमारा पासिंग क्राइटेरिया 70% है, 50% नहीं। मीन इस टेस्ट में से हमें 14 मार्क्स चाहिए पास करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसका जो पॉइंट नंबर 2 है, हाँ, उसमें अगर उसकी आपने कही ये वीकनेस है कि उसे रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन अप्रूवल इज नीडेड फॉर द नेशनल रेगुलेटर। मतलब आपको अपनी प्रोडक्ट का अप्रूवल जो है वो चाहिए, ये लॉ है वहाँ पे। अप्रूवल के बिना आप लॉन्च नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये एक तरह का थ्रेट है ना? थ्रेट है कि पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो या लीगल फैक्टर जो है वो क्या है? आपके लिए नेगेटिव है। क्यों? अप्रूवल अगर नहीं होती तो अल्टीमेटली आपका जो है वो प्रोडक्शन सारी लॉस्ट हो जाएगी। थ्रेट है। अप्रूवल क्यों नहीं मिला? शायद आपने जो है वो अच्छी प्रोडक्ट डेवलप नहीं की, स्टैंडर्ड मीट नहीं किए, तो वो इंटरनल वीकनेस भी लिखी जा सकती है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 8 मार्क्स। परफॉर्म स्वॉट एनालिसिस फॉर CE, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। ट्राई करेंगे ज़रा कोई 8 पॉइंट आइडेंटिफाई करने की।
ईजी है मुश्किल है? सिटी एक्सप्रेस सीई ऑपरेट्स इंटरसिटी पैसेंजर बस सर्विस ओवर 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध. It was incorporated in 2015 when Government of Sindh awarded the company exclusive road permits to operate in distant areas of Sindh. कोई फैक्टर है यहाँ? आपको रोड परमिट मिला हुआ है टू ऑपरेट इन डिस्टेंट एरियाज ऑफ सिंध. तो ये रोड परमिट जो है वो आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा. मीन इस रोड परमिट की बेस पर शायद कोई कंपैक्टर भी आपको आके अफेक्ट नहीं कर सकता. क्यों? जिनके पास रोड परमिट होंगे सिर्फ वही ऑपरेट कर सकते हैं. तो ये एक तरह की फेवर मिली हुई है आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से. पॉलिटिकल फैक्टर इसको लिख सकते हैं. क्या क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर इसको लिख सकते हैं. गवर्नमेंट की तरफ से आपको फेवर मिली है, जैसे वो प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन होता है. तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से एक फेवरेबल पॉलिसी आपके लिए कि आपको परमिट दिया गया है कि आप ऑपरेट कर सकते हो. दिस मीन ये आपको कंपटीशन को डील करने में हेल्प देगा, बिजनेस ऑपरेशन फ्रीली ऑपरेट करने में हेल्प देगा ये परमिट. तो इसको हम अपॉर्चुनिटी लिख सकते हैं. क्या क्या पॉलिटिकल फैक्टर के पॉइंट ऑफ से. स्ट्रेंथ क्या इंटरनल आपने कोई चीज अचीव की है क्वालिटी की बेस पर? परमिट तो तभी मिलता है जब आपने इतनी, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको फैसिलिटी मिली है, और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई फैसिलिटी मिली है, कोई सब्सिडी मिली है, ग्रांट मिली है, या कोई पॉजिटिव चीज़ मिली है, तो वो पॉलिटिकल फैक्टर है. और पॉलिटिकल फैक्टर इंटरनल नहीं क्या है? एक्सटर्नल, जिसको हम क्या नाम देंगे कि इस परमिट की बेस पर हम कंपटीशन को डील करने में हेल्प लेंगे. मीन नॉन परमिट जो है वो हमें आके कम्पीट नहीं कर सकेंगे. मीन ये एक तरह की हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. पॉलिटिकल फैक्टर. सीई वाज एन इंस्टेंट सक्सेस because of its wide area coverage, low ticket pricing and large fleet of state of the art buses. तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ है कि एक तो वाइड एरिया आप कवर कर रहे हो, और वाइड एरिया कवर करने से मैनी कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो. तो ये ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा. आपकी टिकट प्राइसेस क्या हैं? लो हैं. तो ये भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा. और आपकी बसेस मीन एसेट्स जो क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट. स्टेट ऑफ द आर्ट मीन न्यू टेक्नोलॉजिकल बसेस हैं आपकी. तो ये भी अच्छी सर्विसेज के थ्रू कस्टमर को रिटेन करने में हेल्प देगा. तो ये तीनों ही क्या है? स्ट्रेंथ है. इन ऑफ एनकरेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज आल्सो कंसीडरिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू इंटरसिटी ट्रेन सर्विस. तो पब्लिक का एक तो रिस्पॉन्स जो है वो बस की तरफ बड़ा अच्छा है. मीन सोशल फैक्टर क्या है? पॉजिटिव है, जो आपका ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा. ये एक सेपरेट अपॉर्चुनिटी है. और गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्या करने जा रही है? इंटरसिटी ट्रेन सर्विस चलाने जा रही है. तो अगर ट्रेन चलती है तो आप क्या चला रहे हो? बसेस चला रहे हो. तो कस्टमर ट्रेन पे मूव होने से आपका ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है. और ये ट्रेन क्या है? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट. तो ये क्या है आपके लिए? थ्रेट है. Government of Sindh has been providing subsidies, granting various tax exemptions and promoting services for CE by extensive coverage in the electronic and social media to encourage CE to operate in areas with low profit margin. तो एक तो ये जो गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स दे रही है, टैक्स एग्जेम्पशन दे रही है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगी. ये क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी. और साथ क्या हो रहा है? ऑफ CE एक्सटेंसिव कवरेज इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया. तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में अगर आपकी जो है वो कवरेज भी हो रही है, तो ये एज ए मार्केटिंग टूल आपके लिए काम करेगा. क्या कहना है? जिससे कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलेगी. तो ये भी क्या है हमारे लिए? अपॉर्चुनिटी. स्टिल सर्टन रूट्स आर नॉट प्रॉफिटेबल. कुछ रूट्स जो हैं वो आपके प्रॉफिटेबल नहीं हैं. दिस मीन ये लॉसेज जो हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव ओवरऑल अफेक्ट करके पोजीशन को वीक कर सकते हैं. तो ये क्या है? वीकनेस. इन दीज रूट्स बस ऑफन डिपार्ट लेट एंड शेड्यूल्स आर कैंसल्ड फ्रीक्वेंटली. तो ये लेट बसेस मीन लेट शेड्यूलिंग या बसेस का कैंसिल होना कस्टमर को अफेक्ट करते हुए हमारा रेवेन्यू या ऑब्जेक्टिव अफेक्ट कर सकता है. तो ये भी क्या है? इंटरनल वीकनेसेस. The management of CE is considering to negotiate with the government of Sindh to relax restriction on a fixation of a fare rates to counter increasing fuel cost. Fuel cost जो है वो क्या है? हाई है. फ्यूल कॉस्ट हाई है, जिसकी वजह से आप गवर्नमेंट से क्या कर रहे हो? कुछ रिस्ट्रिक्शन में रिलैक्स भी रिक्वायर कर रहे हो. और अगर ये फ्यूल कॉस्ट थोड़ी और हाई होती है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलती, तो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है. तो ये कहाँ पे लिखेंगे? थ्रेट में लिखेंगे. एक्सटर्नल फैक्टर है. सो मिला के कोई 3 स्ट्रेंथ थी, 2 वीकनेसेस थी, कुछ 4 अपॉर्चुनिटीज़ थी, 2 थ्रेट थे. टोटल हमें कोई 8 पॉइंट बनाने थे, और शायद यहाँ पे कोई 6 और 7 13 पॉइंट बन गए. पास करने के लिए भी अभी मिली नहीं. क्यों आप मांग रहे हो? चूंकि फ्यूल कॉस्ट हाई है, इस वजह से मांग रहे हो. दिस मीन अगर थोड़ी सी फ्यूल कॉस्ट और हाई होती है और रिलैक्सेशन भी नहीं मिलती
तो उस सूरत में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए मेनली वो फ्यूल कॉस्ट का जो प्रेशर है उसको हमने बना लिया क्या थ्रेट है, क्यों, एक स्केर्स रिसोर्स है जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट हाई है। वो हम ऑलरेडी जो ऊपर हमने देखा कि हम लो प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं, ऑलरेडी लो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फ्यूल कॉस्ट हाई हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। तो फ्यूचर में अगर थोड़ी सी और हाई होती है, और गवर्नमेंट से अभी तक रिलैक्सेशन मिली नहीं, हमने निगोशिएशन किए हैं, पता नहीं मिलती है नहीं मिलती है, और अगर नहीं मिलती तो उससे और पोजीशन वीक हो सकती है। तभी करंटली क्या है, थ्रेट है। गवर्नमेंट ने कोई पॉजिटिव साइन तो नहीं ना दिया, क्या कह रहे, या तो गवर्नमेंट को पॉजिटिव साइन दे रही थी फिर हम कहते हैं कि चलो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अभी करंटली क्या है, अभी थ्रेट है। क्यों हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट हाई है, और अगर थोड़ी और हाई हो जाती है तो उससे हमारी पोजीशन अफेक्ट हो जाएगी। क्या ख्याल है, अप्रूवल मिल गई उसके बाद फ्यूल कॉस्ट थोड़ी और हाई होगी, फिर इंटरनल मैनेजमेंट क्या फ्यूल सस्ता बाय करे, फ्यूल तो मार्केट से आपको एक ही रेट पे मिलना है। नहीं, स्ट्रेंथ क्या आप निगोशिएशन कर रहे हो, ये स्ट्रेंथ हो गई। क्या कहा उसने, द मैनेजमेंट ऑफ सीई इज कंसीडरिंग टू निगोशिएट विद गवर्नमेंट ऑफ सीन टू रिलैक्स रिस्ट्रिक्शन ऑन फिक्सेशन ऑफ अ फेयर। कि आप ये जो रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है ये आप ना करें, हमें अलाउ करें, हम जो है वो रेट बढ़ाएं अपनी मर्जी से। क्यों, फ्यूल कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीजिंग मीन इंक्रीज हो रही है। क्या ख्याल है, तो गवर्नमेंट कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप अपनी मर्जी से रेट जो है वो तय करें। क्या ख्याल है, चांसेस कम है। और मसला क्या है, फ्यूल कॉस्ट इंक्रीजिंग मीन हाई हो रही है, और थोड़ी और अगर इंक्रीज होती है फ्यूचर में तो उससे हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी नहीं आपको रिलैक्सेशन देगी। क्या ख्याल है, पॉलिटिकल फैक्टर के पॉइंट से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो है वो रिस्ट्रिक्शन है फेयर के ऊपर भी, यूं भी लिखा जा सकता है कि रिस्ट्रिक्शन है फेयर के ऊपर, और फ्यूल कॉस्ट हाई होने से हमारा जो मार्जिन है वो कम हो रहा है, जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फिर भी थ्रेट है। मीन फ्यूल कॉस्ट के पॉइंट से देख लो, इकोनॉमिक फैक्टर आ गया, या गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कह दो कि उनके फिक्स किया हुआ है फेयर। क्या ख्याल है, तो ये भी हमारे लिए थ्रेट ही बनेगा। मीन पॉलिटिकल फैक्टर भी नेगेटिव है यहाँ पे, इकोनॉमिक फैक्टर भी नेगेटिव है। क्यों, गवर्नमेंट इस तरह के काम नज़र आता है कि नॉर्मली फेयर में रिलैक्सेशन नहीं देती। क्यों, उन्होंने जनता का देखना होता है, आपका नहीं देखना होता। आपको तो ऑलरेडी ग्रांट सब्सिडी दे रही है, अब फेयर भी आपको कहे कि आप खुद से चार्ज करें तो ऐसा नहीं करेगी गवर्नमेंट। सो मिला के 8 पॉइंट बनते हैं। सर्टन रूट प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपकी शेड्यूलिंग जो है वो ऑन टाइम नहीं है। वहाँ पे आप बसेस जो है वो क्या करते हो, कैंसिल करते हो, मीन अच्छी सर्विस नहीं दे रहे आप, दिस मीन वहाँ पे लॉसेज हो रहे हैं। तो वो लॉसेज आपके बिजनेस का जो टोटल प्रॉफिट बाकियों से जो आ रहा है उसको भी नेट ऑफ करके क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना। तो ये आपकी पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है अगर आपने इनको मैनेज नहीं किया तो। सर अगर रूट्स डैमेज है उनकी वजह से भी तो फ्लाइट इनकी कैंसिल हो सकती हैं, फ्रीक्वेंटली शेड्यूल भी उनका लेट हो सकता है, तो ये रूट्स पे भी तो डिपेंड करता है ना कि वो आपका रूट क्या है। वो लेट क्यों हो रहा है, लेट डिपार्चर क्यों हो रहा है, आपकी वजह से। आपकी बसेस जो हैं वो ऑन टाइम नहीं चल रही, क्यों कि आप ऑन टाइम शेड्यूलिंग उनकी कर नहीं रहे वहाँ पे। अगर ऑन टाइम करो तो शायद कस्टमर को पता चलेगा हाँ यहाँ पे ऑन टाइम बसेस चलती हैं, तो कस्टमर प्रेफर करेगा। मीन वो लॉसेज में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑन टाइम आपके डिपार्चर नहीं हो रहे। मीन बसेस आपकी ऑन टाइम चल नहीं रही, बसेस ऑन टाइम नहीं चलेंगी तो अल्टीमेटली कस्टमर आपको प्रेफर नहीं करेगा, अल्टरनेटिव को प्रेफर करेगा। क्या कहला, ऑन टाइम चलेंगी तो लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ के बस से ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। सर यहाँ पे ये है ना कि इन दीज रूट्स बसेस ऑफन डिपार्ट लेट, ये इन्होंने स्पेसिफिकली तो नहीं कहा कि ये सिटी बसेस लेट डिपार्ट क्यों होती हैं, ड्राइवर ऑन टाइम नहीं चलाता इसलिए लेट डिपार्ट होती हैं। इसी को रेफर करना है। मतलब इंटरनल मसला है। क्यों, डिपार्चर आपने एक बस चलानी है ना, किसी ने तो नहीं चलानी, तो आप लेट चलाओगे तो मसला किसका है, आपका इंटरनल है। आप ऑन टाइम चलाओगे, जैसे स्पीडो चल रही है, खाली भी चल रही है, खड़ी नहीं होनी किसी भी स्टॉप पे, बेशक खाली है खड़ी नहीं होनी, चलते रहनी है वो, कस्टमर हो ना हो। क्या ख्याल है, ये क्या है शेड्यूलिंग प्रॉपर टाइम पे। जी मिला के कोई 14 मार्क्स इस टेस्ट में से लिए जा सकते हैं। क्या ख्याल है, अभी तक हम कोई 16 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं नोट्स में, और कोई 3 क्वेश्चन ये मिला के कोई हम 19 क्वेश्चन अभी तक कवर कर चुके हैं। मैनेजरियल एनालिसिस के अंदर कुछ चीज़ें और रहती हैं जो होपफुली आने वाले दिनों में हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है तब तक बुक भी आ जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस में खुद अभी एंटर नहीं हो रहा, ताकि बुक आ जाए
और वो करने का फ़ायदा क्या होगा कि मैनेजरियल एनालिसिस में जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं वो कवर करके ये एरिया हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस एक सीक्वेंस से हम स्टार्ट करेंगे और आगे लेके चलेंगे टिल 31 जनवरी। हमारा टारगेट है कि 31 जनवरी तक हमने सिलेबस विद प्रैक्टिस, विद टेस्ट, विद ईच एंड एवरीथिंग हमने कवर करना है। क्या ख्याल है? ताकि फरवरी में 10 दिन आप मेरे साथ 10 टेस्ट दोगे और उनमें क्या हो जाएगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी और पेपर अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। मिड ऑफ फरवरी हम एक मॉक देंगे और उसके बाद मार्च में जाके पर्चा देंगे तो पास होने के काफ़ी चांसेस बन जाएंगे। भाग जाओ, कल मिलते हैं।